आज हमारा ईडीबी का सेकेंड डे होगा। ईडीबी का डे 2। सुनो, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, सुन लो, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, पीछे सोनू बात करने आया क्लास में, बात करने आया है तो पढ़। सुनो, लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े थे वो रिवीजन कर लेते हैं। देखो, अपने पढ़े थे बेसिकली एंटरप्रेन्योर कौन होता है। अभी आ रही है ना आवाज? लास्ट क्लास अपने जो पढ़े थे एक बार मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अपने तीन चीज पढ़े थे ईडी में, और दो चीज पढ़े थे एथिक्स में। तीन चीज ईडी में क्या पढ़े थे? एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और एंटरप्राइज क्या होती है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा पर्सन है जो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है। लैंड लेबर कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोलिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, और एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करता है विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और साथ ही साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, पागल की तरह रिस्क नहीं लेता, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। आया बस सामने? इससे वो खुद को भी बेनिफिट दिलाता है इन द नेम ऑफ प्रॉफिट, और सोसाइटी को भी बेनिफिट दिलाता है। याद करो, एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर का मकसद क्या होता है? खुद का वेलफेयर करना, साथ ही साथ सोसाइटी का वेलफेयर करना, और इकोनॉमी एट अ लार्ज, मतलब कंट्री का वेलफेयर करना, ठीक है। आज देश में जितने बड़े बड़े एंटरप्रेनर हुए, क्या देश का भला किया ही नहीं भला किया? रतन टाटा हो गए, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये देश के बड़े बड़े एंटरप्रेनर रहे हैं। जो टाटा ग्रुप की बात करो, क्या इससे देश का भला हुआ है? हुआ है। क्या सोसाइटी का भला हुआ? हुआ। उनकी कंपनी का भला हुआ? हुआ है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपल सा बात होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। आया बस हमने? लैंड लेबर कैपिटल को क्या करना? ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, उनसे काम करवाना, कंट्रोलिंग करना, डायरेक्टिंग करना, ठीक है। गोल को अचीव करना, सोसाइटी का भला करना, खुद का भला करना, ये पूरे प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, या ऐसे पर्सन को अपने क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली जिस प्रोसेस से आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, जिस प्रोसेस से आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने एग्जांपल बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप का दिया था, जैसे एग्जांपल दिया था लेंस कार्ड का एग्जांपल दिया था, एलॉन मस्क का एग्जांपल दिया था, स्पेसएक्स का एग्जांपल दिया था। तो सिंपल सा डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप का कि किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और उस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकालना। किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, किसी भी प्रॉब्लम को, ये दो बैच मर्ज नहीं करना चाहिए था, हम कंफ्यूज हो जाता है, मतलब याद नहीं रहता है, जगह ही नहीं बचता क्लास में। राहुल, राहुल दरवाजा लगा दो। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप आजकल टाइम पे सक्सेसफुल हुई है, देखना वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे मैंने भारत पे का एग्जांपल दिया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अलग अलग ऐप का अलग अलग क्यूआर कोड था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो भारत पे वाले ने क्या बोला, एक यूनिवर्सल क्यूआर कोड बना देते हैं। आपके पास गूगल पे रहेगा तब भी काम करेगा, पेटीएम रहेगा तब भी काम करेगा, फोन पे रहेगा तब भी काम करेगा। तो उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला दिया। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? और एंटरप्राइज क्या है? जो बिजनेस स्टैंड हुआ, जो बिजनेस बन करके खड़ा हुआ, उसको अपने क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज। या इसको अपने आउटपुट बोलते हैं, या रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जिस बंदे ने ये सारा काम किया, उस बंदे को बोलेंगे एंटरप्रेन्योर।
जिस प्रोसेस से वो एंटरप्रेन्योर बना उस प्रोसेस को बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, और जो रिजल्ट आया उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज। क्लियर है? क्लियर है लास्ट क्लास में? ओके। फिर अपने पढ़े थे इथिक्स क्या होता है। अच्छा, बिजनेस इथिक्स अभी मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने आपको इथिक्स और मोरालिटी का डिफरेंस पढ़ाया था। एक एग्जांपल मैंने दिया था, कसाब का एग्जांपल दिया था, और उनका जो वकील का नाम था लेट श्री राम जेठमलानी, देश के वन ऑफ द क्वालिफाइड, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं, हाँ बेस्ट तो थे भाई, वन ऑफ द बेस्ट, या सबसे बोल सकते हैं ना, वन ऑफ द पॉपुलर वकीलों में से एक थे। और ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे। उनसे पूछा गया, आप तो देश के बहुत बड़े रोल मॉडल है, आपसे बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और आप देशद्रोही को बचा रहे हो। क्योंकि उन्होंने, याद है मेरा एग्जांपल याद है ना, मैंने लास्ट क्लास एग्जांपल दिया था कि उन्होंने कसाब का केस लड़ा था, और कसाब को बचाने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी जोड़ लगा दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, जो लॉयर है, उनका उनका बैंड बजा दिया था कसाब को बचाने के लिए। और भयानक केस चला था, कोई एक दो दिन नहीं चला था, भयानक लंबे महीने तक केस चला था, डेली कार्रवाई होती थी। और ये भाई साहब 6-6 महीना तक लड़े थे देशद्रोही को बचाने के लिए। तो उनसे जब पूछा गया, मतलब एट द एंड कसाब तो दोषी था ही, सब जानता था, और उसको फांसी की सजा हुआ। तो बाद में जब इनसे पूछा गया कि आपको ही पता है कि कसाब दोषी है, आपको ही पता है उसको फांसी दिया गया, फांसी दिया जाए, ये आप भी जानते थे, फिर भी आपने 6 महीने तक केस को टाना, फिर भी आपने इतनी मेहनत किया उसको बचाने के लिए, आपने ऐसा क्यों किया? आप देशद्रोही को क्यों बचा रहे हैं? आप तो बहुत बड़े एक पॉपुलर इंसान है, रोल मॉडल है। तो उन्होंने सिंपल से बोला कि मेरा प्रोफेशन मुझे अलाउ करता है वकालत करने का, मैं एक वकील हूँ, मेरा ये काम है कि अपने पता क्लाइंट को मुवक्किल बोलते हैं हिंदी में, मेरा ये काम है कि मैं अपने क्लाइंट को बचाऊं। क्लाइंट दोषी है या दोषी नहीं है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, ये तो मेरा काम डिसाइड करना नहीं है। तो मैंने इस वक्त अपना प्रोफेशनल इथिक्स को फॉलो किया। तो राम जेठमलानी ने कसाब को बचाने के लिए क्या फॉलो किया? अपने प्रोफेशनल इथिक्स को फॉलो किया। दिल के अंदर, पता ना, अपने बॉडी के अंदर वो भी जानते थे ये तो देशद्रोही है, इसको फांसी लगना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सबको साइड करके उसको बचाने की कोशिश किया। तो जो उनके मन के अंदर था वो क्या था? मोरल। जो उनके मन के बैड बैड, एडजस्ट कर, पूरा क्लास भर गया। ठीक है, मस्त हवा खा मस्त। अच्छा, एडजस्ट कर लेना भाई को। ए तुम लोग बुराई मत करना, सर बहुत गरीब है, लिमिटेड सीट लगाए हैं। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, तुम लोग स्टोरी स्टोरी सुनाएगा अपने बच्चा लोग को कि जब एपीसी ग्रो कर रहा था तो बैठने का जगह नहीं था। जैसे ना हम लोग के भैया सुनाते थे, हम मोहित सर थे ना, अरे मोहित सर, तो वो ना यही बगल गली में पढ़ाते थे, और उनके पास बेंच नहीं होता था, वो चटाई बिछा के पढ़ाते थे, है ना? तो चटाई बिछवा दे। तो तो पहले बोला होता 50,000 मेरा बच गया होता, हम चटाई बिछा दिए होते। भाई एडमिन कुछ व्यवस्था करो चटाई बिठाई का। चलो, तो राम जेठमलानी ने जो उनके मन में आ रहा था वो उनका मोरल था, और जो उनका प्रोफेशनल, जो उन्होंने प्रोफेशनल काम किया वो उनकी क्या थे? एथिक्स थी। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दिया था अपने दोस्त का, अपोलो हॉस्पिटल का, कि उसको पता है कि अपोलो में इलाज बहुत महंगा है, सेम इलाज दूसरे हॉस्पिटल में हो जाएगा, सस्ता में हो जाएगा, फिर भी मेरे दोस्त ने क्या बोला? अपोलो बेस्ट है, यहाँ के डॉक्टर बेस्ट है, और ये इलाज सिर्फ और सिर्फ अपोलो में ही होगा, और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का इलाज अपोलो में कितना हुआ था? 5 लाख में हुआ था। तो मेरा मेरा दोस्त उस वक्त क्या फॉलो किया था? इथिक्स फॉलो किया था, लेकिन मन में तो यही आ रहा था गरीब आदमी को बता दे कि साइड में चले जाओ यार, सस्ता में हो जाएगा। क्लियर है ना? तो लास्ट क्लास मैंने रिवीजन करा दिया, अब मैं थोड़ा सा मार्क कराता हूँ, ठीक है? देखिए एंटरप्रेन्योर कौन है, डेफिनेशन देख लीजिए। एंटरप्रेन्योर बोला समवन हु स्टार्ट अ बिजनेस, बोल रहा है एक ऐसा बंदा जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है या कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, जो रिस्क लेता है, जो क्या लेता है? रिस्क लेता है। किसके रिगार्डिंग रिस्क लेता है? कुछ नया कर रहा है, या तो कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है या कोई नया सर्विसेज दे रहा है, ठीक है?
और ये सब जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, सोशल सर्विस के लिए या प्रॉफिट के लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है। भाई जितने भी बिजनेसेस हैं उनका एट द एंड मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है। अच्छा, ऑन्टरप्रनरशिप में ना आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, क्रिएटिव देखने को मिलेगा, मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा। हार्ड वर्किंग, जितने भी एंटरप्रेन्योर हुए हैं बहुत बड़े हार्ड वर्किंग। आपने सुना होगा एलोन मस्क का पुराना इंटरव्यू निकाल देखो, भाई साहब उन्होंने बताया था अपने स्ट्रगल के दिन में 20-20 घंटा 22-22 घंटा वो काम करते थे, और वीक में 7 डेज काम करते थे, और गराज में काम करते थे, गराज में खाते थे और गराज में ही सो जाते थे, और अपना ड्रीम को अचीव करने के लिए घर वर सब बेच बाच दिए थे। तो सोचो कितना हार्ड वर्किंग इंसान रहा होगा एलोन मस्क। ठीक है। एंड विलिंग टू ओवरकम चैलेंजेस टू द सक्सीड, सक्सेस पाने के लिए जितने भी चैलेंजेस आएगा सबको फेस करेगा और एट द एंड सक्सेसफुल बन करके दिखाएगा। ये एटीट्यूड होता है एंटरप्रेन्योर का। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन दिखा दिया हुआ है, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। याद करो भारत पे वाले ने कुछ आइडेंटिफाई किया था ना कि यार अलग अलग क्यूआर कोड है, क्यों ना एक ही बना दिया जाए। एलोन मस्क ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया था कि क्यों ना रॉकेट को रीयूजेबल रॉकेट रॉकेट बना दिया जाए, क्यों ना पेट्रोल की जगह पे टेस्ला कार टाइप का कुछ इलेक्ट्रिक कार बना दिया जाए। तो ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस, मतलब लैंड लेबर कैपिटल को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, मैनेजिंग करेगा। ये सब क्यों कर रहा है, टू क्रिएट अ न्यू वेंचर, नया बिजनेस को खड़ा करने के लिए। या हो सकता है कोई पुराना प्रोडक्ट है, उस पुराना प्रोडक्ट को नए तरीके से बना रहा है। भाई जरूरी नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योर में हमेशा कुछ नया लाना है, ये भी तो हो सकता है कि हम पुराने प्रोडक्ट को ही कुछ नए तरीके से प्रेस पेश करेंगे। हेलो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप समझना। कोचिंग इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। अरे एजुकेशन तो प्राचीन काल से चलते हुए आ रहा है, लेकिन आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग यूट्यूब, ये सब नया है कि नहीं नया है। तो काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये हो सकता है पुराना चीज को आपने एक नए तरीके से पेश किया। एमबीए चाय वाले ने कुछ अलग किया क्या, अरे चाय ही तो बेचा एट द एंड। अरे जो टपरी पे चाय 5 रुपए 10 रुपए की थी उसको 50 रुपए में बेचा, यही तो किया। चाय बेचा, समोसा बेचा, पकौड़े बेचा, सैंडविच बेचा, यही तो बेचा। अलग तरीके बेचा, मोटिवेट करके बेचा। उसके तुम आउटलेट में जाओगे तो चाय पीते पीते आपको मोटिवेशन लाइनिंग दिखेगी उसके कप में अलग अलग चीज लिखो, कोट वगैरह या फोटो वगैरह दिखेगा। चाय बेचा, अलग तरीके से बेचा। चाय एक पुराना प्रोडक्ट था, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, उसको उसने नए तरीके से किया। ये भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है। आप मुझे बताओ, लेंस कार्ट वाले ने कुछ नया किया। आप बताओ ये चश्मा क्या पहली बार लेंस कार्ट ने बनाया, या बहुत पहले से पढ़ाया जाए, बहुत पहले से लोग पहन रहे हैं चश्मा। तो चश्मे को उसने नए तरीके से पेश किया, ये भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ नया ही सोचना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ पुरानी चीजें हैं जो ढंग की नहीं है और आज तक किसी का दिमाग नहीं गया है, आप पुरानी चीजों को ही कुछ नए तरीके से बना दो, वो भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है। लेंस कार्ट वाले ने सेम चीज किया, सेम चीज किया, बोला चश्मा सब पहन रहे हैं, चश्मे को अलग तरीके से बना देंगे, अलग तरीके से उसने कर दिया। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए तरीके से पेश करना, ये भी क्या है, एंटरप्रेन्योर है। ये भी क्या, एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है। तो आ जाते हैं डेफिनेशन को फिर से। बोल रहा ऐसा पर्सन जो आइडेंटिफाई को, जो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो रिस्क ले रहा है, जो लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर इन सबको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कुछ नए वेंचर को क्रिएट कर रहा है, या ये भी हो सकता है किसी पुराने प्रोडक्ट को नए तरीके से पेश कर रहा है। और ये सब क्यों कर रहा है भाई साहब, क्यों कर रहा है ये सब, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। और जो इसका इम्पैक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, खुद के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर में। आज लेंस कार्ट ग्रो किया तो कितना लोगों को जॉब दिया, दिया कि नहीं दिया। तो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, देश की जीडीपी बढ़ी। जो लोग भी लेंस कार्ट में काम करते हैं उनके घर में पैसा आना स्टार्ट हो गया, तो उनका घर चलना स्टार्ट हो गया। तो सोसाइटी का भला हुआ, देश का भला हुआ, और जो उसका मालिक है उसका तो बल्ले बल्ले है, आया वसन उसका ही भला। इसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार ये दोनों डेफिनेशन को पढ़ो और मेरे को बताओ कहाँ पे दिक्कत है। एक बार ये दोनों डेफिनेशन पढ़ो मेरे क्लास में ना भाई, 1 घंटा ही पढ़ो पर जम के पढ़ो। ठीक है। बाद में सास बहू का सीरियल का डिस्कशन अपने मिल के करेंगे कि सास कुटा गई थी लास्ट दिन। चलो आ जाओ। ए तू लोग पीछे क्या बात कर रहा है। अच्छा लड़का लोग कौन सा सीरियल देखता है, लड़का लोग सीरियल देखता है,
कौन सा? कौन सा? नागिन? जीत क्या दिखता है तेरा? तो खुद तू तो खुद ऑपरेटर है, क्या देखता क्या है तू लोग? तिवारी जी क्या देखते हैं आप लोग? नेटफ्लिक्स है। बढ़िया है। पढ़ो पढ़ो, दो डेफिनेशन पढ़ो। सब्सक्रिप्शन मांग रहा है बैठ करके। अब पता चला हमको। देख, क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? अरे भाई साहब, डेफिनेशन क्लियर है? पहला डेफिनेशन क्या बोल रहा है? जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, जो रिस्क लेता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है या कोई नया सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसका इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना, और इस पूरे बिजनेस में कुछ नया है, क्रिएटिव है, कुछ नया है, और ये हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, और कोई भी चैलेंजेस होता है उसको वो स्वीकार करते हैं और चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते हैं। ये पहला डेफिनेशन था। सेकंड डेफिनेशन क्या बता रहा है? ऐसा पर्सन जो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, कुछ नया करता है या पुराने प्रोडक्ट को ही नए तरीके से पेश करता है, और ये सब वो इसलिए कर रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके और सोसाइटी के ऊपर उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। ऐसे पर्सन को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? ओके। फीचर्स क्या है एंटरप्रेन्योर का? अरे याद करो अपने आप को, तुम लोग तो खुद एंटरप्रेन्योर हो। इनोवेशन। इनोवेशन। भाई जो एंटरप्रेन्योर होगा ना, उसकी जो थिंकिंग होगी वो ऑर्थोडॉक्स नहीं होगी। वो एक नए तरीके सोचेगा, या तो कुछ नया लेकर आएगा, या ये भी हो सकता है कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए तरीके से पेश करेगा, बनाकर पेश करेगा सोसाइटी को। इसको बोलते हैं इनोवेशन। क्या बोलते हैं? इनोवेशन। रिस्क टेकिंग। भाई ऑब्वियसली बिजनेस है तो रिस्क है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लीडरशिप, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप जितने भी एंटरप्रेन्योर देख लो, सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी। एलोन मस्क को देख लो, रतन टाटा को देख लो, मुकेश अंबानी को देख लो, जितने भी ऑन्टर आप ये बोट वाले कंपनी का नाम क्या है, अमन गुप्ता, उसको देख लो, इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। और लीडरशिप बोलने वाला बात नहीं होता है, लीडरशिप का मतलब आपका एटीट्यूड ही बता देता है आपके अंदर वो कैपेसिटी है या कैपेसिटी नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अमन गुप्ते के को आप बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका जॉब सुनो, आप आपकी जॉब है 60 लाख रुपीज, एज्यूम करो। आपका पैकेज कितना है? पूरे साल का 60 लाख रुपीज आपका पैकेज है, ठीक है। अमन गुप्ता का, सुनो, अमन गुप्ता का जेवीएल कंपनी में 60 लाख रुपए का पैकेज था। बोल रहा है ना, बोला जेवीएल वाले को कि तुम्हारे कंपनी का ग्रोथ हुआ है, मेरा सैलरी बढ़ाओ। तो जेवीएल वाला बोलता है कि तुम्हारा सैलरी बढ़ा देंगे, 10% 20% बढ़ा देंगे। बोलता है 20% नहीं, मिनिमम 50% सैलरी बढ़ाओ। वो तो खुद ही उसका इंटरव्यू में बोला था। मतलब उस वो चाहता था उसकी सैलरी 90 लाख रुपीज हो, और जेबीएल वाला बताता कि हम तुम्हारा सैलरी 70 लाख कर देंगे। 20 लाख रुपया नहीं किया। पता क्या बोलता? आओ मार्केट में, आओ मार्केट में। जॉब को क्विट किया, जेबीएल कंपनी को छोड़ दिया, और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब सोचो, जिस बंदे की एनुअल पैकेज 60 लाख रुपया होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा? कैसा होगा? अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग होगा। अब सोचो, वो जॉब को लात मारा, उसको लात मारा, और एक नया बिजनेस चालू किया, और सेम बिजनेस चालू किया बोट कंपनी के नाम से। जेबीएल भी तो म्यूजिक ये सब बनाती है, बोट भी सेम बनाता है, और उसको compete किया। आज के टाइम पे जेबीएल से ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? बोट का है। अब आप बताओ उस बंदे का एटीट्यूड कैसा है। एक बार, और शादी ब्याह हो चुका है, ऐसा नहीं कि शादी ब्याह नहीं हो, बाल बच्चे सब था, तब उसने जॉब छोड़ा। एक फैमिली मैन होते हुए इतना अच्छा पैकेज को, इंडिया में 60 लाख, समझ रहा है? इंडिया में 60 लाख इंटू चार चार कर कितना हो रहा है? 2 करोड़ 40 लाख। अगर कोई यूएस में, अगर कोई यूएस में 2.5 करोड़ कमा रहा है पूरे साल का, तो इंडिया में 60 लाख बराबर है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन 4 गुना इंडिया से ज्यादा है। अगर यूएस में आप 2.5 लाख 2.5 करोड़ कमा रहे हो सालाना, यूएस में
अगर 2.5 करोड़ आप सालाना कमा रहे हो और इंडिया में अगर आप 50 से 60 लाख कमा रहे हो, तो उसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बराबर होगी। तो इतना सुंदर पैकेज इंडिया में लात मार दिया, वो भी आज से नहीं, आज के 7-8 साल पहले। सोचो आज के टाइम उसका पैकेज कितना होता। लात मारा, नया बिजनेस चालू किया। एक ऑन्टरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा एग्जांपल था एटीट्यूड, लीडरशिप क्वालिटी थी, पॉजिटिव माइंड था कि कर लेंगे तो कर लेंगे। अब आप ही सोचो ना, आपका पैकेज 60 लाख है और आप उसको लात मार के नया बिजनेस चालू करने जा रहे हो, और ऐसा बिजनेस चालू करने जा रहे जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी हाथी कंपनी है इंडिया में। अरे जेबीएल बड़ी कंपनी है भाई, उनको तुम compete करने जा रहे हो। कितना बड़ा उसके अंदर गट्स होगा बंदे के अंदर। ये सब चीज सीखना चाहिए अपने को। तो उसके अंदर जरूर लीडरशिप क्वालिटी रही होगी, तभी तो टीम से काम करवाया, अदरवाइज कोई काम कर पाता, नहीं कर पाता। तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। और लीडरशिप का मतलब भाई सिंपल्स होता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट टाइम पर राइट डिसीजन, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। विजन, आप बताओ, अमन गुप्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए, वो विजनरी था कि नहीं था? अगर उसको ये लगता कि जॉब छोड़ेंगे और रोड पे आ जाएंगे, तो क्या वो जॉब छोड़ पाता? लेकिन उसको पता था 60 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है। 60 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं, अपने तो 60 करोड़ कमा के भी खुश नहीं है। इतना बड़ा विजनरी था वो बंदा। लात मार के नया बिजनेस चालू किया, आज देखो करोड़ों अरबों में उसकी संपत्ति है, और बहुत बड़ा, बात ही छोड़ दो अब तो उसकी। तो विजनरी है कि फ्यूचर को देख सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। एडॉप्टेबिलिटी, ऑन्टरप्रनर का, हाँ जी मैंने पूछा। ऑन्टरप्रनर का वन ऑफ द फीचर्स होता है एडॉप्टेबिलिटी। जैसा सिचुएशन होता है वो अपने आप को खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा एलोन मस्क का। जब वो स्ट्रगलिंग डेज में थे, भाई साहब एवरेज 20 घंटे काम करते थे इंटू 7। 20 घंटे इंटू 7 कितना हो गया? एक हफ्ते में 140 घंटे, इंटू 365 डेज कर लो। इतने घंटे वो पूरे साल भर में काम करते थे, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन की डिमांड थी। क्या आज के टाइम पे एलोन मस्क सेम सेम काम कर रहा है क्या? नहीं, आजकल तो यूट्यूब में इंटरव्यू वगैरह देने आता रहता है, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ, जिस वक्त जिस वक्त उसको कंपनी का जरूरत था, उस वक्त उसने सब कुछ साइड करके क्या किया? सिर्फ और सिर्फ काम किया। कंपनी ग्रो हो गई, नाम हो गया, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन हो गया। अब आके ज्ञान दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है ना, नए नए इंटरव्यू दे रहा है, ये कर रहा है, घूमने जा रहा है, शादी ब्याह करके डिवोर्स कर रहा है, वो भी काम है उसका। हाँ, 7 हो गया रे भाई, 8वां होकर 8वां होने वाला है। तो उसका अब देखो अलग जगह में बिजी हो गया। कहने का मतलब जैसा सिचुएशन, उसने अपने आप को वैसा ढाल दिया। ये होता वन ऑफ द फीचर्स एडॉप्टेबिलिटी का। आप एक अच्छे स्टूडेंट है या पुराना स्टूडेंट है, आपका कंडीशन देख के बताया जा सकता है। एग्जाम के टाइम पे आप घूम रहे हैं, दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, आ रहा सुनो, सुबह सुबह उठ करके फिर उसी दोस्त का डिप्रेशन में बात कर रहे हैं, भाई तू कैसे पास होगा, हम कैसे पास होंगे। आया बात समझे? इसका मतलब सिचुएशन को आप रीड नहीं कर पा रहे। वही अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो पता है भाई एग्जाम का टाइम है, जो बकवास करना है, जो भी ब्रेकअप हुआ बाद में देख लेंगे, अभी एग्जाम देना अपने को। आया बात समझ? रोना है साथ में रोएंगे, मेरा भी हुआ था, तेरा भी हुआ, कोई बात नहीं है, दोनों साथ में रोएंगे, लेकिन अभी एग्जाम के टाइम पे फोकस करना है। इसको बोलते हैं अडॉप्टेबिलिटी। आया बात समझ? क्यों जीत? कटता सबका है ना? बहुत हंस रहा है पीछे में जाकर। परसिस्टेंस, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? परसिस्टेंस कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? चलो पढ़ के बताओ तुम लोग। लाइव एट होम स्टूडेंट, आप बता दो परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, परसिस्टेंस का मतलब, हाँ सही एकदम बोला, पेशेंस उसके अंदर है कि कितना भी चैलेंजेस आ जाएगा, कितना भी प्रॉब्लम आ जाएगी, अपने अपने गोल से नहीं भटकेंगे। जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया उसको अचीव करना बाय हुक एंड क्रुक। अपने को चाहिए तो चाहिए, सिचुएशन कुछ भी डिमांड करे, कितने भी कंपटीशन आ जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, अपने टस से मस नहीं होंगे। जो अचीव करना वो अचीव करेंगे करेंगे। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है आपका पेशेंस, धैर्य। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जब भी मुसीबत आती है तो हमारे पापा मम्मी क्या बोलते हैं या बड़े क्या बोलते हैं? बेटा पेशेंस रखो, बुरा समय का भी बुरा वक्त आता है, बुरा समय भी चला जाएगा, पेशेंस रखो। इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस। तो जब भी लाइफ में चैलेंजेस आए तो परसिस्टेंस दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको एक काइंड ऑफ स्ट्रांगनेस का फील आता है। कोई बात नहीं, आज सिचुएशन खराब है, बट अपने काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा ना कि बुरा वक्त भी चला जाएगा और अच्छे वक्त में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर वो क्वालिटी होती है, कितना भी बुरा से बुरा वक्त आ जाए, वो लोग अपने गोल को नहीं भूलते, अपने काम को नहीं भूलते, वो काम
चाहे समय अच्छा रहे चाहे समय बुरा रहे, काम करना है तो करना है, गोल अचीव करना है तो करना है, चाहे कितना भी मुसीबत आ जाए। वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ परसिस्टेंस। नेक्स्ट देखो नेटवर्किंग। भाई साहब ये तो मस्त होते हैं नेटवर्किंग, क्योंकि इनको पता है छोटे लेवल ऑफ बिजनेस तो करना नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना है, घूम घूम बिजनेस करना है। इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, इनकी दोस्ती भी छोटे मोटे लोग से नहीं, अच्छे खासी कंपनी, अच्छे खासे मैनेजर, अच्छे खासे डायरेक्टर, अच्छे खासे बड़े बड़े पैसे वाले हो, इनकी अच्छी खासी दोस्ती होती है, तभी तो ये लोग पैसा उठाते हैं। आज तुमको बोट बोट के जो फंडिंग मिली थी, बोट कंपनी की जो फंडिंग मिली थी, अकेले अमन गुप्ता ने किया था या बड़े बड़े बिजनेसमैन ने फंडिंग किया था? बड़े बड़े बिजनेसमैन ने फंडिंग किया था। विदाउट नेटवर्किंग ये फंड आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना है ना, पीडब्ल्यू। आपको अलग पांडे के पास कितनी पैसा था? मुश्किल से उनके पास अगर 5 साल भी अगर उन्होंने पढ़ाया होगा तो 50 लाख रुपया होगा। 50 लाख में पीडब्ल्यू इतना बड़ा ब्रांड बन जाता। पीडब्ल्यू वो इलाहाबाद में भी उतना बड़ा ब्रांड नहीं बना पाते 50 लाख में। उनके पीछे ना, उनके पीछे बड़े बड़े पैसे वाले का हाथ है। आप बताओ, पीडब्ल्यू का अपना खुद का बिल्डिंग है। आप कल को पीडब्ल्यू का टीचर बनोगे तो आपके घर पे बड़ी सी 2.5-3 लाख रुपए की टीवी आ जाएगी, 5 लाख रुपए का कैमरा आ गया, टी शर्ट आ गया, एडवांस में सैलरी आ गई। इतना पैसा कहाँ से आ रहा उनके पास? फंडिंग है भाई। बड़े बड़े पैसे वालों ने फंडिंग लगाया है पीडब्ल्यू वाले में, और पीडब्ल्यू वाला अपने टीचर को दे रहा है, टीचर सर्विस दे रहा है। तो पीडब्ल्यू अलग पांडे सर सामने से दिख रहे हैं, पर उनके पीछे कितना लोग होंगे? आप और हम। ये भी हो सकता है कि आपका बगल में जो पड़ोसी हो पैसा वाला वो भी अलग पांडे के पीछे हो, ये भी हो सकता है। देश के बड़े बड़े पैसे वाले अंबानी अडानी ये भी हो सकता है अलग पांडे के पीछे, कोई भी हो सकता है, क्योंकि उनके पीछे ऑब्वियसली बहुत सारा फंडिंग है। विदाउट नेटवर्किंग ये फंडिंग पॉसिबल था क्या? बिना कनेक्शन बनाए ये फंडिंग पॉसिबल था क्या? नहीं था। तो ऑन्टरप्रेनर का ना ये खासियत होता है, ये लोग नेटवर्किंग बहुत ज्यादा बिलीव करते, कनेक्शन बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि एट द एंड इनको क्या लेना? सबसे फंड लेना है, रिलेशन मेंटेन करना है। अरे फंड नहीं दोगे तो रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा तो एटलीस्ट प्रोडक्ट को यूज करोगे, प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे तो कम से कम एडवर्टीजमेंट तो कर दोगे कि मेरे दोस्त का प्रोडक्ट है। आ रहा है बस हमने, हर तरीके से वो अपना बेनिफिट निकाल लेंगे तुमसे नेटवर्किंग करके। ये वाला फीचर्स पढ़ो। ऑन्टरप्रेनर बिल्ड ए नेटवर्क, ये नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एंड कनेक्शन टू द सपोर्ट देयर वेंचर इंक्लूडिंग मेंटर, जिससे भी सीखने को मिलेगा उससे कनेक्शन बना लेंगे, पार्टनर से कनेक्शन बना लेंगे, और कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बना लेंगे। बैंक वैंक वाले के साथ भी अपना मस्त रिलेशनशिप बना लेते हैं, बहुत सस्ते में लोन मिल जाता है। तो ये वन ऑफ द फीचर्स ऑफ नेटवर्किंग। पैशनेट, विदाउट पैशनेट अचीव कर पाएंगे क्या? नहीं। पैशनेट हो, काम के प्रति पैशनेट है, इसलिए डिस्ट्रक्शन से ये सेफ रहते हैं। कुछ फीचर्स हैं आपके एंटरप्रेन्योर का, जैसे पहला फीचर्स का नाम क्या था? पहला फीचर्स का नाम क्या था? इनोवेशंस। दूसरा क्या था? रिस्क टेकिंग। तीसरा क्या था? लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी मतलब पूरे टीम को लीड कर रहा है और राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले रहा है। एडॉप्टेबिलिटी, जैसा सिचुएशन रहेगा खुद को अडॉप्ट कर देगा। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब सिचुएशन कितना भी गंदा रहेगा, काम करना है तो करना है, गोल को अचीव करना है तो अचीव करना है। नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं एंड पैशनेट होते हैं, अपने काम के लिए वो पैशनेट होते हैं। फंक्शंस क्या है एंटरप्रेन्योर का? फंक्शन क्या है? पहला फंक्शंस देख लो, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट यहीं से होती है। याद करो एंटरप्रेन्योरशिप कहां से स्टार्ट होती है? किसी भी न्यू अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। जैसे भारत पे वाले ने देखा, एलोन मस्क ने देखा, संदीप मैसूरी ने देखा, एग्जांपल दिया था ना, इन लोगों को लगा यार ये काम हो सकता है, तो नई नई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, फिर उस पर प्लानिंग करके उसको अचीव करना, ये होता पहला प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड होता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब हो सकता है कुछ नया आइडिया लेकर आए, या ये भी हो सकता है कुछ पुराने प्रोडक्ट को नए तरीके से उन्होंने बना करके सोसाइटी को बेच दिया, इसको बोलते हैं इनोवेशन। रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर होती है। रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इनको पता है कि लैंड लेबर कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, रॉ मटेरियल को कैसे मैनेज करना है। आराम सुन है, अभी मैंने आपको कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पढ़ाया था ना, इनके पास अच्छी खासी टीम होती है जिससे ये रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं। अगर कोई रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहा है या अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा तो उसको कैसे टैकल करना, उसके लिए भी इनके पास प्लान होता है। तो रिसोर्सेस मैनेजमेंट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। कल को आपका बिजनेस रहेगा तो आप चाहोगे ना कि आपका एक एक रुपया का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। अगर आप किसी इंप्लॉय को 20,000 रुपया महीना देते हो तो आप तो चाहोगे भाई 20,000 रुपया का काम करके दे, मतलब 20,000 मतलब उसकी सैलरी है, तो आप तो चाहोगे कम से कम 2 लाख रुपया 2.5 लाख का काम करके दे, तभी तो 20 लाख दोगे। आप कहीं भी जॉब करोगे ना,
और आपको अगर कोई बंदा 20 लाख रुपया देता 20 हजार रुपया देता है, तो आप उस कंपनी को मिनिमम 10 गुना देकर आओगे, तब जाकर आपको 1 गुना मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 20 हजार रुपया है, सिंपल सी बात है, आपने कंपनी को 2 लाख रुपया कमा के दिया है, तभी कंपनी आपको 20 हजार रुपया दे रही है, अदरवाइज नहीं देगी आपको। अदरवाइज क्यों रखेगी आपको, आप ही सोचिए ना। तो आप, तो एंटरप्रेन्योर को पता है कि कैसे मेरे पास लेबर को यूज कैसे करना है, लैंड को कैसे यूज करना है, कैपिटल को कैसे यूज करना है। इसी को बोलते हैं रिसोर्सेस मैनेजमेंट। नेटवर्किंग पॉइंट ऑलरेडी डन है ना, वन ऑफ द फंक्शंस। एडॉप्टेशन, अरे वही एडॉप्टेबिलिटी, कि जैसा सिचुएशन रहेगा खुद को एडॉप्ट कर लेगा। नेक्स्ट अपना क्या हो गया, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब कुछ जो प्रोडक्ट बनाएंगे उससे वैल्यू, वैल्यू सोसाइटी को मिलेगा, कंट्री को मिलेगा, और सेल्फ मतलब खुद की कंपनी को मिलेगा। इसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एक वैल्यूएशन है, एक उसकी अच्छी खासी क्या है, प्राइस है। और उस वैल्यू क्रिएशन से खुद का वेलफेयर कर रहे हैं, सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं, और कंट्री का वेलफेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखो, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर देमसेल्फ, मतलब खुद के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। स्टेक होल्डर, अरे भाई जब प्रॉफिट कमाऊंगा तो खुद का भला होगा, जब जब एज ए एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाऊंगा खुद का भला होगा, मेरे जो स्टेक होल्डर है, जिस जिन जिन लोगों ने फंडिंग लगाया उनका भी भला होगा, और साथ ही सोसाइटी एज ए होल मतलब पूरे कंट्री का, पूरे समाज का भला होगा। और ये सब वो कैसे कर पा रहे हैं, अपने इनोवेटिव वेंचर मतलब जो बिजनेस चालू किया उसके माध्यम से कर पा रहे हैं। ठीक है, अरे वो भला जो कर रहे हैं, खुद का जो भला कर रहे हैं, सोसाइटी का जो भला कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं, बिजनेस के माध्यम से कर रहे हैं। सर कैसे, आज भारत पे वाला देख लो ना, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, भारत पे का एग्जांपल दे रहा हूँ। आज भारत पे ने एक यूनिवर्सल क्यूआर कोड बना दिया, अब आपको माथा में हेडेक नहीं है ना, कोई भी पे रहे आराम से स्कैन हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। भारत पे के पास कम से कम लाखों एम्प्लॉय होंगे, उनकी हर मंथ सैलरी होगी, उनका भला हो गया। अब भारत पे का जो खुद ओनर होगा उसका भी भला हो गया। खुद का भला किया, एम्प्लॉय का भला किया, सोसाइटी का भला किया, देश का भला किया, और आपका भला हो गया, बात खत्म। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। क्लियर है, देख लो फंक्शंस। पहला फंक्शंस क्या था, पहला फंक्शन क्या था, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। दूसरा इनोवेशंस, तीसरा रिस्क टेकिंग, चौथा रिसोर्स मैनेजमेंट, पांचवा डिसीजन मेकिंग, सिक्स नेटवर्किंग, सातवां एडॉप्टेशन। नेक्स्ट क्या था, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब उन्होंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे समाज का भला हो रहा है, उनका खुद का भला हो रहा है, और देश का भला हो रहा है, इसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का बिगेस्ट एग्जांपल है हमारे एलॉन मस्क का। मतलब ऐसा एंटरप्रेन्योर, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कुछ नया ही लेकर आया। इनोवेटिव वर्ड क्या है, इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब ऐसा चीज आपने बना दिया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया था। इनोवेटिव का सिंपल मतलब होता है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया, ऐसा सर्विस दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया था, इसको बोलते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का मतलब ऐसा एंटरप्रेन्योर या ऐसा बिजनेस जो आज तक किसी ने नहीं किया था। एग्जाम्पल एलोन मस्क। रीयूजेबल रॉकेट किसी ने बनाया था, एलोन मस्क के पहले किसी ने नहीं बनाया था। बिगेस्ट एग्जाम्पल है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का एलोन मस्क। आया बस हमने, टेस्ला कार, स्पेसएक्स, स्टार, हेलो अंतरिक्ष वाला जो वाईफाई है जो अपना आता है स्टार लिंक, इसके पहले किसी ने किया था क्या? वो हट के ही बंदा सोचता है, अब वो मंगल ग्रह पे क्या कर रहे हैं पता नहीं, हाँ वो अलग ही सोचता है। हम आप तो दिनचर्या में जिए कि वो मैसेज नहीं आया, सुबह से देख रहा हूँ अभी तक, गुड नाइट नहीं आया था, रात भर नींद नहीं आया, हम लोग उसमें बिजी है। या कपड़े अच्छे लग रहे हैं नहीं अच्छे लग रहे हैं, सामने वाला देख करके इग्नोर कर दिया, हम तो अलग ही दुनिया में बिजी है। वो अलग ही दुनिया में बिजी है, वो दिन भर बैठ करके एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंसान से हाय कर रहे हैं, वो उससे हाय कर रहे हैं। मतलब अलग ही बंदा है, उसका थिंकिंग ही बहुत अलग है। वो मतलब हम आप जो सोचते हैं ना वो ऐसा सोचते ही नहीं है, सच बता रहे, वो अलग ही बंदा है। उससे तुम पूछने जाओगे ना कि अभी क्या कर रहे हो, तो लास्ट मतलब स्टार्टिंग का जो 10 साल, 2024 है ना, 2035 तक का प्लान बता देगा।
हमको कल नहीं पता कि हम कल कितना बजे सो के उठेंगे। हमको ये भी नहीं पता। अरे रात में सोएंगे तभी तो उठेंगे। ये भी तो प्रॉब्लम है, रात में नींद ही नहीं आती किसी को, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन पास में है। एलन मस्क से पूछो, पूरा सेट है, पूरा रूटीन सेट है, 10 साल का रूटीन सेट है कि अगला 10 साल उसको पता है वो 10 साल जिएगा। सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसको पता है कि 10 साल जिएगा। ऐसा पता है, ऐसा प्रोडक्ट वो खोज रहा है। एक तो वो वर्कहोलिक पर्सन है, मैं तुमको बता रहा, वर्कहोलिक पर्सन है, काम करने में उसको नशा है, मजा है। तो काम करते करते भूख लगती है। पता है कि एक दिन इंटरव्यू में क्या बोल रहा कि अभी हम ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो एक बार खा लो 24 घंटा तक भूख ना लगे। तो बोला कि इससे क्या बेनिफिट मिला, बोलता किसी को मिले ना मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। मुझे कम से भूख तो नहीं लगेगी, नहीं तो बार बार खाने के लिए अलग से 10 मिनट 15 मिनट निकालना पड़ता है। सोचो, ऐसा सोचता है। और इधर अपने लोग एक तो खा लिया, दूसरा आइटम के बारे में सोच रहे हैं। इधर बंदा खा ही नहीं रहा है। क्या बोलो उसके बारे में। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर सिंपल बिगेस्ट एग्जांपल आपका एलोन मस्क, एक बार पढ़ते इसका। दीज एंटरप्रेन्योर कम विद द न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया फॉर द प्रोडक्ट। इनके पास जो आइडिया एकदम न्यू, एकदम हट के, आज तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। प्रोडक्ट सर्विसेज बिजनेस मॉडल, they are known for their creativity and ability to bring something entirely new to the market। इनको जाना ही जाता है कुछ नया करने के लिए, कुछ हट के करने के लिए, जो आज तक किसी ने नहीं किया। एग्जाम्पल क्या है, एलोन मस्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, इसको कॉपी कैट बोलते हैं। कॉपी कैट से याद आ रहा है तुम लोग को कुछ? इसको कॉपी कैट एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अरे सॉरी, इसको कॉपी कैट एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर इसको बोलते हैं कॉपी कैट एंटरप्रेन्योर। ये बोलता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये बोलता है हम कुछ नहीं करेंगे। सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बहुत सारे वर्ड में है। अरे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बहुत सारे वर्ड में है, बोला एक ठो कॉपी कर लेंगे। मतलब बहुत सारे लोग सक्सेसफुल, बोला जोरी है क्या, सबको नया नया आइडिया लाना है। ये जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर बोलता है कि बोला मैं कोई नया नहीं लेकर आऊंगा। जो वेल ट्राई है, वेल टेस्टेड है, वेल सक्सेसफुल है, हम उसमें से कोई एक आइडिया चोरी कर लेंगे। एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स। भाई मैकडी गया सब लोग, कोई गया आज तक मैकडी? हाँ, सबका फीस बढ़ाना पड़ेगा, बहुत अमीर हो गया तुम लोग। ठीक है, चलो मैकडी गया ना सब लोग, ठीक गया। मैकडी में क्या नया मिलता है आप बताओ, कुछ नया मिलता है क्या मैकडी में? अरे वही आइसक्रीम है, वही आइसक्रीम है, वही बर्गर है, वही कोल्ड ड्रिंक है, वही फ्रेंच फ्राइज, वही सब कुछ है। कुछ नया बेच रहा है क्या? क्या पूरे वर्ल्ड में इकलौता मैकडी ही बर्गर बेच रहा है और कोई बर्गर नहीं बेच रहा है? तो बर्गर किंग वाला क्या बोल रहा है, हमारा तो चूड़ी पहन के बैठे हैं, हाँ हम भी तो बर्गर बेच रहे हैं। मैकडी बोल रहा है हम भी बर्गर बेच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब मैकडी ने कुछ नया नहीं किया। बोला सबको बर्गर पसंद है, हम भी बर्गर बेचेंगे। बोला इंडिया में लोग आलू वाला बर्गर खाएंगे, इंडिया में आलू बर्गर, मैक देखो ना, मैक आलू टिक्की बेचता है। इंडिया में मिलेगा भाई मैक आलू टिक्की, सिर्फ इंडिया मिलेगा। इंडिया के बाहर जाओगे मैक आलू टिक्की नाम कोई चीजें नहीं है। बोला जिस देश में जाएंगे उसका फ्लेवर। अरे ना साउथ में चले जाओगे ना, इवन अब तो ऑल ओवर इंडिया में स्टार्टिंग में डोसा वाला निकाल दिया था, डोसा वाला बर्गर। अरे डोसा में जो आलू भरा जाता है ना, वही वाला को पैटी बना करके बना दिया। बोला इंडियन फ्लेवर का है। अब बताओ डोसा का आविष्कार मैकडी ने किया था क्या? नहीं। ये कुछ नया नहीं करता है, बोलता है जो ट्राई एंड टेस्टेड है हम उसमें से कॉपी कर लेंगे। लोग पता किया, लोगों को आलू पसंद है इंडिया में, बोलता आलू बर्गर बनाएंगे। डोसा पसंद है, डोसा बनाएंगे। लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम बेचेंगे। कुछ नया नहीं कर रहा है, कुछ नया नहीं। हाँ, क्या किया? हाँ वो भी तो कॉपी कर। ये इमिटेटिंग, ये मतलब कुछ नया नहीं करेंगे। ये ट्राई एंड टेस्टेड बिजनेस मॉडल है। कोई अच्छा पूरे वर्ल्ड में कोई एक ही बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है या बहुत सारे हैं? बोला उसमें से कॉपी कर लेंगे। बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, उसमें से एक कॉपी कर लेंगे। ये अपना हो गया इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इनको प्यार से अपने क्या बोलेंगे, थोड़ा तेज बोलना तुम लोग, कॉपी कैच एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर, ये बहुत थोड़ा सा शर्मिला टाइप का होता है। हाँ हाँ, शादी मंडप में हमेशा बैठा रहता है, शर्म आता है उसको। फैबियन एंटरप्रेन्योर, ये बोलता है ना, इसको तुम आके बोलोगे फॉर एग्जांपल मैं फैबियन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे को आकर बोलोगे कुछ चेंज करो, तो हम उसको ज्ञान दे रहे हैं चेंज करके क्या होगा,
क्या होगा चेंज करके? हाँ, हम उसको ज्ञान दे रहे, क्या होगा चेंज करके, बाप दादा पीढ़ी से चलते आ रहा, चलने दो। मतलब ये ना लातों को भूत वाले हैं, जब तक इनको लात नहीं मारो ये चेंज नहीं करने वाले हैं। मतलब एक बार मान लो एक कचौड़ी बेच रहे फॉर एग्जांपल, तो एक बार बाप दादा ने जो मसाला यूज किया ये वही यूज करेंगे। जब तक कस्टमर गाली देके ना जाए कि आप तो चेंज करते हैं, पक गए खाते खाते, खाते खाते पक गए, कुछ नया कर दे। कस्टमर आके बोल रहा है कि जो फ्लेवर मेरे दादा ने टेस्ट किया था वही फ्लेवर तुम हमको अभी भी खिला रहा है, तेरा कचौड़ी खा के दादाजी का याद आ रहा है, चेंज कर इसको। चेंज कर इसको। मतलब जब तक कस्टमर इसको गाली ना दे ये चेंज नहीं करने वाला। एकदम शर्मिला टाइप का है। इसको रिस्क लेने में डर लगता है, इसको लगता है कि कचौड़ी का मसाला चेंज हो गया, कचौड़ी बिकना बंद हो जाएगा। बाप दादा जो पेंटिंग कर दिया है पुराना समय में वही पेंट चले, बोला ये पेंट शुभ है मेरे लिए, आया बात समझने, ये पेंट शुभ, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगल बगल गंदगी बोलते हैं शुभ है गंदगी। इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। देखो, Fabian entrepreneur are the caution and कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। इससे खतरनाक तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर है, अभी आएगा लाइन पे भी है। दे प्रिफर टू मूव स्लोली, धीरे 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 एंड स्टेडली, अवॉइडिंग द रिस्क, ये रिस्क को अवॉइड करते हैं, एंड फोकसिंग द ग्रेजुअल ग्रोथ रेदर देन रैपिड एक्सपेंशन। बोलते थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है ना चलेगा। वो इनके पास हिस्ट्री भी याद है कि मेरे बाबा के टाइम पे 100 कस्टमर थे, पापा के टाइम पे 150 कस्टमर है, और मेरे टाइम पे 200 कस्टमर, मतलब ग्रोथ अच्छा है। ये 50 में ही खुश है। इनको 500 नहीं चाहिए। ये बोलते हैं 3 जनरेशन में 150 कस्टमर बढ़ा है, हम उसमें खुश है। इनको धीरे धीरे ग्रोथ चाहिए, अचानक से ग्रोथ नहीं चाहिए। मेनली मेनी फैमिली ओन्ड बिजनेस फॉलो अ फैबियन अप्रोच। जितने भी फैमिली बिजनेस होते हैं ये नॉर्मली कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करते हैं? फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप। बोलते हैं बाप दादा का बना हुआ अपने भी यही कंटिन्यू करेंगे। सच एज लोकल बेकरीज या नाइबरहुड रेस्टोरेंट दैट हैव बीन अराउंड फॉर अ जनरेशन, जो जनरेशन से चलती हुई आ रही है। स्लोली बिल्डिंग देयर रेपुटेशन एंड कस्टमर बेस ओवर ए टाइम, ये धीरे धीरे अपने रेपुटेशन और कस्टमर को बढ़ाते रहते धीरे धीरे करते। अब क्वेश्चन उठता है क्या सर ये चेंज नहीं करते? करते हैं। मैंने एक वर्ड बोला ना, जब तक कस्टमर आके गाली ना दे ये चेंज करेंगे, जब तक मार्केट इनको मजबूर ना करे, जब तक इनको एक्सटर्नल पार्टीज आके फोर्स ना करे, भाई चेंज कर, दुनिया बदल गई तू भी बदल जा। आया वैसा ना, चेंज होंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा चेंज करने में, और वो उतना ही चेंज करेंगे जितना उनके किडनी में बल है, जितना उनका हार्ट अलाउ करता है उतना ही चेंज करेंगे, उससे ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। उससे भी खतरनाक होता है ना, हर शेर का सवा शेर। तो अगर ये भाई साहब अगर शेर है तो ड्रोन बोलता है हम तुम्हारा सवा शेर है। ड्रोन बोलता है हम तो चेंज ही नहीं करेंगे, तुम गाली देगा देते रहो हम लेंगे ही नहीं। तुम गाली देते रहो, हम नहीं लेंगे गाली तुम्हारा, हम नहीं, यही हमको यही कर रहे हैं मजा, हम यही करेंगे। तुमको नहीं पसंद आता भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, कोई और आकर ले लेगा मेरा प्रोडक्ट। इनको तो मतलब ही नहीं है, इनको ना तो कस्टमर से मतलब है ना मार्केट से मतलब है। इनको बिलीव है कि ये काम बेस्ट है, बस ये करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। और एक पीरियड, एक जनरेशन नहीं, जनरेशन टू जनरेशन कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज। फैबियन वाला तो थोड़ा बहुत इज्जत पे लग गया कि अच्छा लोग गाली दे रहे हैं तो चेंज कर दो। ये बोलता हम तो बया टाइप का है, लात मारो गाली तो हमको फर्क नहीं पड़ता है। फैबियन एंटरप्रेन्योर और ड्रोन एंटरप्रेन्योर, दीज एंटरप्रेन्योर टिपिकली नॉट वेरी इनोवेटिव एंड एम्बिशियस, कोई भी एम्बिशियस नहीं है, बहुत इनोवेटिव नहीं है। दीज एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो बिजनेस चल रहा है चलने दो, कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। दे आर कंसिडर्ड एज ए ओल्ड स्कूल, इनको क्या बोलते हैं भैया, पुराना स्कूल की तरह, एकदम ओल्ड स्कूल। दे वांट टू डू बिजनेस इन देयर ओन ट्रेडिशन और ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड सिस्टम, बोलते जो बाप दादा का बनाया हुआ चीज़ है वो चलेगा। दे में स्टार्ट स्मॉल बिजनेस दैट प्रोवाइड द बेसिक गुड्स और सर्विसेज विदाउट एमिंग फॉर द सिग्निफिकेंट ग्रोथ और एक्सपेंशन। ये इनका बिजनेस छोटा रहेगा, बोलेंगे हम इसमें ही खुश हैं, बिजनेस छोटा है इसमें ही खुश है। अगर इनके पास 400 कस्टमर है बोलते मेरे लिए इनफ है, मतलब 401 के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इनके पास 400 कस्टमर है तो 400 को ही मेंटेन करेंगे, 401 या 500 के बारे में नहीं सोचेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया है, मान लो एक लोकल हैंडीमैन है जो एक छोटा सा रिपेयर बिजनेस चालू कर रहा है,
from his home could be considered as drone entrepreneur as he focus on providing simple services to the local community. ठीक है, मान लो एक सपोज तुम्हारे यहाँ पे है कोई हैंडीमैन या समझो एक आदमी है जो रिपेयरिंग का बिजनेस करता है, कुछ भी रिपेयर करना रहा है, बस तुम्हारा फ्रिज है रिपेयर कर दिया, रिपेयर कर दिया, बस बात खत्म। नई कस्टमर आ रहा है, कोई बात नहीं है, इंडिया में तम्बाकू कमी थोड़ी है, बेटे तम्बाकू खाएंगे, क्या दिक्कत है। अरे तेरे इतना सब समझदार नहीं है जय। हाँ, नहीं तो चेंज तो करता है रे भाई, तो चेंज करता है, हाँ हल्दीराम तो चेंज। सोशल एंटरप्रेन्योर। हाँ अच्छा, तुम लोग हल्दीराम से याद आया, हल्दीराम सबसे ज्यादा पैसा कौन से प्रोडक्ट से कमाता है? भुजिया सब। हल्दीराम का सबसे ज्यादा प्रॉफिट, कभी बैलेंस शीट देखना, सबसे ज्यादा उसका प्रॉफिट आता है चनाचूर से। है भुजिया नाम का हल्दीराम भुजिया वाला, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कमाता है किससे? चनाचूर। उसका देखना चनाचूर का बहुत सारा फ्लेवर आता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो चनाचूर से कमाता है, नाम है हल्दीराम भुजिया वाला, कमाता है चनाचूर से। बंदे हो जाता है। हाँ। अच्छा, सोशल एंटरप्रेनर नाम से पता चल रहा है, ऐसा एंटरप्रेनर, हेलो, सोशल एंटरप्रेनर ऐसा एंटरप्रेनर जो सोसाइटी की वन ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आता है, कुछ नए सर्विसेज या प्रोडक्ट को लॉन्च करता है जिससे सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सोसाइटी का वेलफेयर होता है, और साथ ही साथ उस बंदे मतलब उस एंटरप्रेनर का भी वेलफेयर होता है और देश का वेलफेयर होता है, इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेनर। इसका एग्जांपल देख लो, मोहम्मद यूनुस बोल के एक बंदा था जिन्होंने ग्रामीण बैंक, ये पाकिस्तान का बात है, मोहम्मद यूनुस बोल के एक बंदा है जिन्होंने पाकिस्तान में एक बैंक चालू किया जिसका नाम था ग्रामीण बैंक। और ये ग्रामीण बैंक क्या करता था, गांव के छोटे मोटे किसान, उद्योग, छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, स्पेशली कोई अगर महिला आकर बिजनेस करना चाहती है, कोई लेडीज आकर बिजनेस करना चाहती है, उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना और उनको मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए, किसानों को मोटिवेट करना, लीजिए पैसा लीजिए खेती करिए। तो वो क्या था, उन्होंने एक बिजनेस ही खड़ा किया, उन्होंने बिजनेस ही खड़ा किया, पर सोसाइटी का भला करते हुए, सोसाइटी का से दुआ पाते पाते। जिस आप बताओ, आपको ही अगर कोई मुसीबत में आके पैसा दे दे तो आप तो दिल से तो दुआ निकल ही जाएगी। अलग बात आप बेशरम में दुआ नहीं देंगे उसको, लेकिन दिल से तो निकल ही जाएगा ना, हाँ भाई मुसीबत में सही आया, अलग बात है। तो ग्रामीण बैंक वही वाला बात है। अच्छा, मोहम्मद यूनिस वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है इसके सोशल एंटरप्रेन्योर के, कि उन्होंने एक ग्रामीण बैंक चालू किया था जिनका प्राइमरी फोकस था माइक्रो फाइनेंस, छोटा मोटा लोन देना। सोशल एंटरप्रेन्योर जो चाहे कोई किसान हो या कोई कोई महिला हो, जो पर्टिकुलरली वोमेन, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहती है, उनको आकर के लोन दे देते। एक सोसाइटी की प्रॉब्लम थी कि बैंक तो बड़े बड़े लोग को लोन दे देता है, पर किसानों को लोन कौन देगा, ऐसे ऐसे लेडीज को कौन लोन देगा जो पढ़ी लिखी नहीं है या जो बिजनेस करना चाहती है पर उनके पास कोई बिजनेस मतलब होता कोई दुकान नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को लोन कौन दिया, मोहम्मद यूनुस ने दिया। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है सोशल एंटरप्रेन्योर। अच्छा, इंट्राप्रेन्योर, पहली बात, इंट्राप्रेन्योर बिजनेसमैन नहीं होता है, इंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है, बट है एम्प्लॉय, है एम्प्लॉय पर सोच रहा है मालिक की तरह। एक होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ओनर होता है। इंट्राप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर ओनर नहीं होता है, एम्प्लॉय होता है, बट सोचता है मालिक की तरह, काम करता है मालिक की तरह, मालिक से ज्यादा टेंशन लेता है, मालिक से ज्यादा प्रेशर लेगा। मालिक आएगा 9 बजे, ये भाई साहब 8:30 बजे आ जाएंगे मुंह उठा करके, लगता है इनका कोई घर द्वार है ही नहीं, कोई फैमिली लाइफ है ही नहीं, इतना फोकस रहते हैं अपने काम में। ये होते हैं एंटरप्रेन्योर। है एम्प्लॉय, है एम्प्लॉय पर इनका काम कैसा है, मालिक की तरह, इनका काम है ओनर की तरह। आया समझ ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, तो आपको 24/7 उसकी केयर करनी पड़ेगी हमेशा। आप कहीं भी जाओगे आपको उसके बारे में सोचना, थिंकिंग, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व करते रहोगे। है ना, ये इसकी तरह ही है, ये इसकी जॉब है 9 घंटे की, तो 9 घंटे तो काम करेगा, घर जाएगा तब भी हाल चाल लेते रहेगा, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो तो मुंह उठा के आ जाए, फैमिली साइड। इस टाइप का बंदा है, इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, इसका बिगेस्ट एग्जांपल गूगल। हाँ, बिगेस्ट एग्जांपल गूगल में भगवान करे आपकी जॉब लग जाए,
हम चाहते हैं आपकी जॉब लग जाए, पैकेज अच्छा मिलता है। गूगल में क्या होता है ना, 9 घंटे का जॉब होता है। अरे आइए। हमको क्या पता तुम दोनों आ रहे हो। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, बैठा रहे अक्षत, बैठ जा। ये अक्षत को बहुत दिनों बाद मैंने देखा, बहुत दिनों बाद। ये लास्ट गुना है मेरा, बैच को मर्ज करना। अब नहीं है। हाँ बाबू, लगा रहे। दीपिका थोड़ा साइड हो जाओ। नहीं, बैठ बैठ। ठीक है, इंटरप्ट। अच्छा, गूगल का एग्जांपल मैं दे रहा था। गूगल में बेसिकली क्या होता है, अगर आप वहां पे बेसिकली सिंपल सा आपको वर्किंग आवर रहता है कि पूरे वीक में आपको इतने घंटे काम करना है, और नॉर्मली होता है 48 आवर्स। पूरे वीक में कितना काम करना है, 48 आवर। 48 आवर का -20% करो, नहीं कितना होगा, 48 आवर का -28% कितना होगा, 9.5 घंटा। 9.5 घंटे आपको बोलेंगे काम नहीं करना है, मतलब 48 आवर का सैलरी मिलेगा, माइनस करो 9.5 घंटे, कितना हो रहा है, लगभग 40 घंटे या 39 घंटे हो रहे हैं। तो काम एक अप्रॉक्स 40 घंटे मान लेते हैं। काम करोगे 40 घंटे, काम करोगे 40 घंटे, सैलरी मिलेगी 48 आवर्स का, 8 घंटे की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ये गूगल इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। कोई मेहरबान नहीं हो रहा है। कोई चीज़ अगर फ्री की मिलती है समझ जाओ करो कुछ लोचा है। आया बस हमने। ये 8 घंटे जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, गूगल बोलता है घर नहीं जाने देंगे। वो 8 घंटे तुम ऑफिस में ही, ऑफिस का जो अरेना है तुम यहीं पे बिताओ, अपने चैम्बर बिताओ। तो करना क्या है, बोलता कुछ नया सोचो, कुछ नया सोचो, और कुछ नया अगर मिल गया तो हमको बेच देना, और हम तुमको सैलरी, वो तुमको एक्स्ट्रा होता है ना भाई, तुमने कुछ नया बनाया तो तुम जितना कीमत बोलोगे, मुंह बोला कीमत तुमको दे देंगे। उसी का नतीजा है गूगल मैप, उसी का नतीजा है गूगल लेंस। ये उसके एम्प्लॉय लोगों ने नहीं बनाया है। मतलब अपने एम्प्लॉय को बोलता है काम करो 40 घंटे, सैलरी देंगे 48 आवर का, 8 घंटे का सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगा। 8 घंटे काम नहीं करना, बैठ के सोचो कि क्या कुछ नया कर सकते हो, ऐसा क्या नया जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए देखो गूगल पूरा वर्ल्ड पे राज कर रहा है। ये हो गया आपका इंट्राप्रनर का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, कि सारे एम्प्लॉय का थिंकिंग कैसा हो गया, मालिक की। भाई 8 घंटे बैठ के क्या कर रहे हैं वो, सोच ही रहे हैं ना, मालिक की तरह सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस चालू करें। लोग बनाते हैं नया नया सॉफ्टवेयर, भाई गूगल में हम और आप तो जानते नहीं है, बड़े बड़े इंजीनियर जाते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नए नए आइडिया आते हैं, गूगल उनसे खरीद लेता है। गूगल बोलता है तूने जो आइडिया बनाया है वो कहाँ बेचेगा, मार्केट में बेचेगा, हम ही तुमको बेस्ट वैल्यू दे दे रहे हैं, हमको ही बेच दो तुम। तुमने गूगल गूगल के ऑफिस में रह करके, गूगल की सैलरी खा करके, आया बस हमने गूगल के बारे में सोचा, गूगल को ही बेच दिया, और तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया। गूगल का ही बेनिफिट, तुम्हारा ही बेनिफिट। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इंटरप्रेन्योर का, गूगल का एम्प्लॉय। समझ में आया, रहेंगे एम्प्लॉय पर सोचेंगे मालिक की तरह। पढ़ लीजिएगा, सब वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हो। टेक्नोप्रेन्योर, टेक्नोप्रेन्योर का सिंपल सा मतलब है टेक्नोलॉजी प्लस ऑन्टरप्रेन्योर। टेक्नोलॉजी प्लस ऑन्टरप्रेन्योर, एग्जांपल दे सकते हो आप, एलोन मस्क, फेसबुक। अरे इस सब में क्या था, इन्होंने ऑन्टरप्रेन्योरशिप चालू किया साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को लेते हुए। भाई फेसबुक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है कि नहीं है टेक्नोलॉजी का, है कि नहीं। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, टिकटॉक जो आया था, ये सब तो टेक्नोलॉजी का, तो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल यूट्यूब हो गया, ऐसा ना। तो टेक्नो एंटरप्रेन्योर का मतलब ये बिजनेस तो करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी को ग्रो करते हुए। एलोन मस्क, स्टार लिंक देख लो, स्पेसएक्स देख लो, इन सब में टेक्नोलॉजी लगी कि नहीं लिखी है। तो टेक्नो, देखो इसमें दो वर्ड है, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी, प्रेनोर मतलब ऑन्टरप्रेनर। तो टेक्नोप्रेनर का सिंपल मतलब क्या हो गया, ऑन्टरप्रेनरशिप प्लस टेक्नोलॉजी।
एंटरप्रेन्योरशिप प्लस टेक्नोलॉजी, कि बिजनेस तो करेंगे, कुछ हट के करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, नए आविष्कार, नए इन्वेंशन के साथ, मतलब नए प्रोडक्ट के साथ। टेक्नोप्रेनर तो एंटरप्रेनर हु स्पेशलाइज इन द टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंचर, इनका जो बिजनेस होता है ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। इनका जो वेंचर होता है कैसा होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड। जो हम लोग, आप लोग जो अभिषेक पांडे क्लासेस का ऐप चालू यूज करते हैं, उसका नाम है, ओनर का नाम है क्लास प्लस। तो क्लास प्लस ने भी सेम चीज किया, क्लास प्लस वाले ने भी सेम चीज किया, कि सारे टीचर्स नए नए लोग को ऐप बना के दे रहा है। अब ये ऐप बनाना कोई दाल चावल है क्या, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो बिजनेस ही कर रहा है। अरे क्लास प्लस वाला क्या कर रहा है, बिजनेस ही कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी, उसका जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ऐसे बंदे को बोलते हैं टेक्नोप्रेन्योर। क्या बोलते हैं, टेक्नोप्रेन्योर। एग्जांपल फेसबुक, एलोन मस्क, सब डाल देना। इकोप्रेन्योर, इसका एग्जांपल आप एप्पल को दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो। एक एग्जांपल मैंने डाला है जो बहुत फेमस एग्जांपल है, पेंटागोनिया। तुम लोगों को पढ़ाया था पेंटागोनिया के बारे में। मैं पहले एप्पल की बात करता हूँ। एप्पल देखना, जब भी एडवर्टीजमेंट करता है ना, तो वो एडवर्टीजमेंट तो करता है कि टाइटेनियम है, वो है फलाना ढिमका, वो तो करता है, लेकिन बाद में देखना ये भी बताता है कि हम एल्युमिनियम बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी जो बॉडी वो प्लास्टिक की नहीं है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का बना हुआ। ये पता इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। प्लास्टिक बेटर है या एल्युमिनियम बेटर है, ऑब्वियसली एल्युमिनियम बेटर है। आईफोन का तुम देखना वहाँ पे प्लास्टिक नहीं मिलेगा, हमेशा वो मेटल का फोन, एल्युमिनियम बेस्ड फोन बनाते हैं, टाइटेनियम बेस्ड फोन बनाते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल आपका है एप्पल। ये प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इकोसिस्टम को देखते हुए, इकोसिस्टम को देखते हुए। आया बस हमने ये चीज है। अच्छा, आपने बहुत सारा प्रोडक्ट सुना होगा कि रिसाइकलिंग बेस्ड होता है। अरे रिसाइकलिंग, तुम बताओ टेस्ला कार एग्जाम्पल है कि नहीं। हेलो, आप बताइए, इकोप्रेनर का वन ऑफ द एग्जाम्पल टेस्ला कार। पेट्रोल से जो धुआं निकलता है और बैटरी से जो भी वेस्टेज निकल रहा है, ज्यादा हार्म कौन सा है, ज्यादा हार्म कौन सा है, पेट्रोल है। तो इकोप्रेनरशिप का मतलब क्या है, बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे सोसाइटी को सेव करते हुए, बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, देश का भला करेंगे, लेकिन इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया एक ऐसा क्लोथ बनाते हैं ना ये लोग, ये जो क्लोथ बनाते हैं लोग, इनका आउटडोर क्लोथ होता है, इनका क्लोथ रिसाइकलिंग होता है। इनका क्लोथ अगर फट भी गया ना, और कहीं पर अगर पड़ा पड़ा, मान लो कोई आपने फेंक भी दिया, तो उससे इकोसिस्टम में कोई हार्म नहीं होगा, इसलिए बहुत महंगा आता है इनका प्रोडक्ट। जो पेंटागोनिया बोल के कंपनी है, इनके जो भी आप कपड़े वगैरह परचेज करेंगे, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। अगर पानी में, अगर वो पानी में कपड़ा चला जाए और कल को पानी से कपड़ा गल जाए या सड़ जाए, तो पानी खराब नहीं होगा। तो उन्होंने बिजनेस तो किया, लेकिन क्या बोल के बिजनेस किया, क्या बोल के, कि हम सोसाइटी का भला कर रहे हैं, इकोसिस्टम का भला कर रहे हैं, लोगों ने कर लिया। आज देखना ग्रीन के नाम पे कुछ भी बिक जाता है। अरे ग्रीन सैलेड बोल के कुछ निकालो, तुरंत बिक जाएगा। तो अलग बात है 5 दिन 7 दिन पहले काटा हुआ सैलेड है, लेकिन ग्रीन सैलेड में बिक जाएगा। तो इकोप्रेन्योर का मतलब, आप बिजनेस कर रहे हो इको इको फ्रेंडली, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो इको फ्रेंडली कर रहे हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर को रिवीजन करते हैं। 8 प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया मैंने आपको, 8 ना। पहला का बताओ, पहला बताओ, इनोवेटिव, मतलब ऐसा बिजनेस जो आज तक किसी ने नहीं किया, हट के करेंगे। एग्जाम्पल स्टारलिंक, है ना, स्पेसएक्स, ये सब ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया था। दूसरा क्या है, इमिटेटिंग, ये भाई साहब क्या बोलेंगे, कॉपी करेंगे। बोले बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, किसी का कॉपी कर लेंगे। एग्जाम्पल मैकडी, वो कुछ भी नया नहीं बनाता है, मैकडी में वही सब मिलता है जो मैकडी के बाहर मिलता है, पर अलग तरीके से बेचता है। लास्ट में फैवियन, कुछ भी चेंज नहीं करते, जब तक लात घुसा ना पड़े, गाली ना पड़े, तब तक ये चेंज नहीं करने वाले हैं। जो ऑर्थोडॉक्स मेथड यूज कर रहे हैं वही कंटिन्यू यूज करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, ड्रोन एंटरप्रेन्योर, मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया बदल जाएगी पर हम नहीं बदलेंगे, टस से मस नहीं होंगे। ड्रोन एंटरप्रेन्योर जो ऑर्थोडॉक्स है वही चालू करेंगे। सोशल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस करेंगे, और ये बिजनेस किसी ना किसी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके, ठीक है। एग्जाम्पल था ना ग्रामीण बैंक का, ठीक है। इंट्राप्रनर, ऐसे तो है एम्प्लॉय, ये लोग है तो एम्प्लॉय, पर सोचेंगे कैसे, मालिक की तरह। कैसा सोचेंगे, मालिक की तरह सोचेंगे। टेक्नोप्रनर जो बिजनेस करेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड,
इकोप्रेनर बिजनेस करेंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना करके सोसाइटी को सेव करके, इकोसिस्टम को सेव करके। ठीक है, ओके। इन लोगों का खत्म, फोर्थ सेम का खत्म। चैट मत पूछा करो, कितना बार बोलूं। वो चैट में गाइज नहीं पूछा करो आप लोग, हमेशा ऐसे पूछा करो माइक ओपन करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत है गाइज, लाइव एट होम वाले स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अंजलि, श्यामली, नेहा, अंजलि, दो दो अंजलि, अच्छे। राहुल, शुभम, ओके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में।